हेलो एवरीवन, हाय। मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 का बहुत ही इजी वे में सॉल्यूशंस लेके आया हूँ। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशंस पसंद आएंगे। हम लोग डायरेक्टली चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, ठीक है? क्योंकि आज क्लास 12 का एग्जाम हुआ है तो लोगों ने बोला कि बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस है। पता नहीं ऐसा लोग क्यों बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या डिफिकल्टीज है, राइट? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उन्होंने बोल रखा है एन एमीटर एंड ए वोल्ट मीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए बैटरी, द रीडिंग आर नोटेड एज ए एंड वी रिस्पेक्टिवली। इफ द रेसिस्टर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द वोल्ट मीटर देन ए विल इंक्रीज, वी विल डिक्रीज। ये हमारा उन्होंने पूछ रखा है। उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, एक एमीटर है और वोल्ट मीटर है, दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। तो ये मान लेता हूँ एमीटर है और ये मैं ले लेता हूँ क्या, वोल्ट मीटर है, ठीक है? फिर उन्होंने बोल रखा है एमीटर वोल्ट मीटर के सीरीज में हमने कनेक्ट कर रखा है, फिर इसको बैटरी के साथ भी हमने कनेक्ट कर रखा है। तो बाई चांस ये मेरे पास क्या है, बैटरी है, ठीक है? द रीडिंग आर नोटेड एज ए एंड वी। इसका रीडिंग क्या है, ए है, और इसका रीडिंग क्या है, वी है। इफ द रेसिस्टर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द वोल्ट मीटर के साथ एक रेसिस्टर क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? देन ए विल इंक्रीज, वी विल डिक्रीज। इस तरह का हमारा कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। क्या होगा, जरा देखते हैं। अगर हम एक रेसिस्टेंस को इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसका इफेक्टिव रेसिस्टेंस जो होगा वो ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि हमें पता है ना कि वोल्ट मीटर में क्या होता है, एक हमारा एक रेसिस्टेंस होता है जो कि बहुत हाई रेसिस्टेंस होता है, साथ साथ एक गैल्वेनोमीटर होता है। यही हमने पढ़ा है। तो अगर इस रेसिस्टेंस के पैरेलल में एक मैंने दूसरा रेसिस्टेंस लगा दिया, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस में इफेक्टिव रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, ड्रॉप हो जाता है। तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस इसका ड्रॉप होगा, इसके साथ सीरीज में ऐड होगा, तो ओवरऑल जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस है वो क्या होगा, ड्रॉप होगा। इफेक्टिव रेसिस्टेंस ड्रॉप होने से क्या होगा, करंट का जो वैल्यू है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि I इक्वल टू क्या होता है, एग्जैक्टली V बाई R होता है। तो करंट का वैल्यू क्या होगा, एग्जैक्टली हमारा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है? और जब करंट का वैल्यू इंक्रीज होगा तो इस तरह से हमारा इस तरह से वैल्यू आएगा, ठीक है? अब द वैल्यू ऑफ V, तो तुमको पता है V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R। V इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, एग्जैक्टली I इंटू R। जो ओवरऑल इफेक्टिव रेजिस्टेंस का वैल्यू ड्रॉप हो गया है, तो ओवरऑल वोल्टेज का वैल्यू भी क्या होगा, ड्रॉप होगा। इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा ए करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है? दूसरा क्या है, एन एसी वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस एन आइडियल इंडक्टर, द करंट इन इट, ठीक है? आइडियल इंडक्टर है, तो आइडियल इंडक्टर में हमें ये हमने पढ़ रखा है क्या, कि आइडियल इंडक्टर में, अच्छा आपको एलसीआर सर्किट याद होगा। एलसीआर सर्किट में ये था हमारा वीआर था, ये क्या था हमारा आई था, और ये क्या था हमारा, इस तरीके से हमारा वीसी था, और ये था हमारे पास वीएल था, ठीक है? अगर सी नहीं होगा, मतलब अगर मैं कैपेसिटर को कनेक्ट नहीं कर रहा हूं, तो सिर्फ ये वाला पोर्शन होगा कि नहीं होगा। तो उन्होंने बोल रखा है एन एसी वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द आइडियल इंडक्टर, द करंट इन इट। करंट सीधी बात है वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होता है, ठीक है? हम यहाँ से भी सोच सकते हैं इस तरीके से, वोल्टेज से 90 डिग्री क्या हो सकता है, पीछे होता है करंट का वैल्यू। तो द करंट इन इट लैग्स होगा कितना से, 90 डिग्री, मतलब पाई बाय 2 ऑफ द साइकिल, ठीक है? सॉरी, पाई बाय 2 नहीं होगा, पाई बाय 2 ऑफ द, ये होल साइकिल का मतलब क्या होता है, पूरा वंस कंप्लीट साइकिल, ठीक है? साइकिल का मतलब क्या है, यहां से लेके यहां तक, तो मतलब पूरी साइकिल क्या होगा, मतलब इतना 90 डिग्री, तो 1/4 ऑफ द साइकिल, ठीक है? लैग्स 1/4 ऑफ द साइकिल। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर है थर्ड, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। उन्होंने बोल रखा है आयरन नीडल इज कीप्ड नियर ए स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट, इट विल एक्सपीरियंस, ठीक है? अगर मैं बार मैग्नेट के बगल में कोई एक मैं बार मैग्नेट चूज करता हूं, ठीक है? इस बार मैग्नेट के बगल में अगर मैं कोई दूसरा मैग्नेट में लेके आऊंगा, तभी उसमें किसी तरह का टॉर्क एक्सपीरियंस हो सकता है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ पोल के बीच रिपल्सन, या साउथ के बीच रिपल्सन, या नॉर्थ साउथ के बीच अट्रैक्शन, इस तरह का फेनोमेना होगा। लेकिन अगर मैं किसी भी आयरन नेल को लेके आता हूं, तो आयरन नेल में क्या है, ये कोई मैग्नेट नहीं है। तो मैग्नेट अगर होता तब इस तरह कंडीशन होता,
रिपल्सन वगैरह के बारे में बात होती है, यहाँ तो सीधा सीधी क्या होगा, अट्रैक्शन ही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, नो टॉर्क। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैंने बोल रखा है गैल्वेनोमीटर शो फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट IG इफ ए शंट ऑफ रेजिस्टेंस S1 इज कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, शंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, S1 इज कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, एंड इट गेट कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 0 से लेके I तक है। व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ शंट इज मेड S2 द रेंज बिकम 0 से 2I। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे एक बार देखते हैं। पहले तो बात करते हैं एमीटर के बारे में। ठीक है, गैल्वेनोमीटर शो दिस मच करंट IG इफ द शंट रेजिस्टेंस S1 इज कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर। ठीक है, पहले बात करते हैं किसके बारे में, एमीटर के बारे में। तो एमीटर में हमारा क्या होता था, एक हमारा गैल्वेनोमीटर G होगा। ठीक है, इसके पैरेलल में क्या था, हमारा शंट रेजिस्टेंस कनेक्टेड था, शंट रेजिस्टेंस S कनेक्टेड था। तो अगर इसमें करंट का फ्लो अगर I हो रहा है तो इसमें क्या होता था, IG जाएगा। ठीक है, और जो रिमेनिंग करंट बचेगा वो क्या होगा, I माइनस IG इसमें फ्लो होगा। ठीक है, तो इस क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल में कनेक्शन होगा, इसलिए IG इंटू दिस कैपिटल G दिस इज इक्वल टू I माइनस IG इंटू स्मॉल कैपिटल S। ठीक है, कैपिटल S हो जाएगा। तो मैं इस केस में हमारा S1 है तो इसलिए S1 लिख लेता हूं। दिस S1 इज इक्वल टू क्या होगा, IG इंटू दिस कैपिटल G, ये वैल्यू क्या होगा, I माइनस IG। ठीक है, दूसरा केस में क्या होगा, व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ शंट इज मेड S2 द रेंज बिकम 0 to 2I। ठीक है, तो अगर मैं दूसरे केस की बात करूं, अगर शंट रेजिस्टेंस का, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, ये जो मेरे पास शंट रेजिस्टेंस है, इसका हमने रेजिस्टेंस कर रखा है S2, इसका रेजिस्टेंस है हमारा S2, रेजिस्टेंस है S2। तो ये हो जाएगा क्या, इस केस में जो रेंज है वो 0 से लेके 2I है, तो 2I इधर जाएगा, ये क्या होगा, IG हो जाएगा, और ये वैल्यू क्या होगा, 2I माइनस IG हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, दोनों का दोनों पैरेलल में वोल्टेज का वैल्यू क्या होता है, सेम टू सेम होता है, इसलिए हमारे पास IG इंटू दिस कैपिटल G दिस इज इक्वल टू 2I माइनस IG इंटू S2। ठीक है, तो ये वैल्यू S2 का जो वैल्यू हो जाएगा, S2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IG इंटू दिस कैपिटल G दिस 2I माइनस IG। ठीक है, तो S1 का वैल्यू आ गया, S2 का वैल्यू आ, उन्होंने बोल रखा है S1 बाई S2 करने के लिए। ठीक है, तो S1 बाई S2, S1 बाई S2, S1 का वैल्यू क्या होगा, IG इंटू दिस कैपिटल G डिवाइडेड बाई I माइनस IG इंटू IG इंटू दिस कैपिटल G एंड 2I माइनस IG। ठीक है, इससे एक पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2I माइनस IG डिवाइडेड बाई I माइनस IG, इसका आंसर क्या होगा, एग्जैक्टली C होगा। ठीक है, इस तरीके से ये जो है हमारा फर्स्ट हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, ये तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए मैं इतना लिख रहा हूँ, क्योंकि ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको खुद पता होगा कि ये वाला रिलेशन सिंपली आपने ऑलरेडी बहुत बार पढ़ाई कर रखा होगा, ये फॉर्मूला बस आपको अप्लाई करना था, इसी में बस जहाँ पे I है वहाँ पे 2I पुट कर देना, तो दोनों को डिवाइड कर लेना। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे जनरल सभी लोगों के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, इसलिए ऐसा समय लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है हम इस पे आते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर है, हम आते हैं 5 पे। उन्होंने बोल रखा है क्वायल ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.5 मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर है 5, उन्होंने बोल रखा है एरिया जो है मेरे पास क्या है, 0.5 मीटर स्क्वायर मेरे पास क्या है, एरिया है। ठीक है, इस प्लेस में मैट्रिफिल एक्टिंग नॉर्मल टू इस प्लेन। ठीक है, और मैट्रिफिल का जो वैल्यू है
मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है B इक्वल टू 0.5 टी स्क्वायर प्लस 2t है, ये मेरे पास वैल्यू है। Where B in Tesla and t in second, the EMF induced in the coil at t equal to 1 second is, ठीक है। तो E इक्वल टू d phi by dt, ये हमने पढ़ रखा है। d phi by dt कौन सा फाई? ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स वाला फाई है, गलती से इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला फाई नहीं चूज कर लेना है, ठीक है। तो दिस d phi इक्वल टू क्या होगा? B इंटू a बाई dt, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया का वैल्यू उन्होंने कांस्टेंट दे रखा है, ठीक है। तो d b की जगह पे क्या होगा? 0.5 टी स्क्वायर प्लस 2t, और एरिया जो है मेरे पास कांस्टेंट है, तो मैं इसमें 0.5 में कर लेता हूँ बाई dt, ठीक है। ये कांस्टेंट एरिया है इसलिए 0.5 इसका बाहर निकल गया। इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो वैल्यू क्या होगा? 0.5 इंटू टी स्क्वायर, तो वैल्यू क्या? 0.5 इंटू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, और इसका वैल्यू क्या होगा? सिंपली 2 हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने बोल रखा है द EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। ये हमारा EMF हो गया। जब t इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे? 1 सेकेंड पुट करेंगे तो क्या होगा? तो सिंपली दिस EMF की जगह पे 0.5 इंटू ये वैल्यू क्या होगा? 1 इंटू टी की जगह पे क्या होगा? 1 प्लस 2 हो जाएगा। 0.5 इंटू 1 प्लस 2, ये वैल्यू क्या होगा? 3। 0.5 इंटू 3, ये 1.5, ठीक है। 1.5 क्या? वोल्ट, तो 1.5 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। ये होगा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। उन्होंने बोल रखा है प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 6 के ऊपर। उन्होंने बोल रखा है प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल, ठीक है, हैविंग दिस मच एटम्स, एटम्स देख रहे हैं ना कितने एटम है? दिस मच एटम इज डॉप्ड विथ 1 ppm कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीमनी, ठीक है। एंटीमनी के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है? एन टाइप है, ठीक है। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल इज डॉप्ड टू बी if the concentration of hole in the doped crystal is found to be this much, ठीक है, the concentration of intrinsic charge carrier in silicon crystal is about, ठीक है। तो हमें पता है कि सिलिकॉन, क्वेश्चन नंबर क्या है? 6 है। इसमें हमें ये पता है कि Ne इंटू NH, दिस Ne इंटू NH, दिस इज इक्वल टू Ni का स्क्वायर। ये हमारी लेसन है। इसमें उन्होंने नंबर ऑफ होल्स दे रखा है, वैल्यू पुट करना है, ठीक है। नंबर ऑफ होल्स का वैल्यू उन्होंने बोल रखा है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स का वैल्यू पुट कर रखा है, और उन्होंने बोल रखा है सिलिकॉन क्रिस्टल दिस मच एटम 1 ppm क्रिस्टल ऑफ एंटीमनी, मतलब 1 ppm में हम Ne का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब 1 पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 1 लाख में, सॉरी पर मिलियन मतलब 1 मिलियन में हो गया हमारा 10 लाख, ठीक है। तो 10 लाख में हमारा 1 पार्ट जो है हमारा इसका है, एंटीमनी का है। इससे हम Ne का वैल्यू निकाल सकते हैं। Ne और NS मेरे पास निकल जाएगा, Ni का स्क्वायर अवेलेबल है, वैल्यू निकाल दो, ठीक है। तो इससे भी हम निकाल सकते हैं, मतलब इस क्वेश्चन को भी हम कर सकते हैं। ये नॉर्मल मैथमेटिक्स से आप लोग ट्राई करना खुद से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 7, क्योंकि मैं कैलकुलेशन नहीं करना चाहता, ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट आप लोग खुद करो। क्वेश्चन नंबर 7 उन्होंने बोल रखा है तो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 न्यूक्लियॉन्स इनसाइड ए न्यूक्लियस इज मिनिमम एट ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट कितना पे होता है? याद है हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि पोटेंशियल एनर्जी का कर्व ये था ना, न्यूक्लियस के अंदर पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर फिजिक्स जो हमने किया था, ठीक है। ये क्या था? ये हमारा रिपल्सिव, इस कर्व के ऊपर रिपल्सिव होता है, और इसके अंदर क्या अट्रैक्शन था? ये वैल्यू क्या था? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी किससे आपको होता है? 0.8
0.8 क्या, 0.8 फर्मी मीटर के ऊपर होता था, ये ऑलरेडी पता है। उन्होंने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोल रखा है इन एयर। द फ्रिंज विड्थ इज फाउंड टू बी, फ्रिंज विड्थ किससे रिप्रेजेंट करते थे, फ्रिंज विड्थ रिप्रेजेंट करते थे बीटा के साथ, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, यही था, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ये हमने ऑलरेडी पहले से पता है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सारा डेरिवेशन करने के बाद यही निकल के आता है, ठीक है। तो अब उन्होंने बोल रखा है कि इस एक्सपेरिमेंट को हम वाटर के अंदर कर रहे हैं, तो वाटर के अंदर एक्सपेरिमेंट करने से कुछ होगा, क्योंकि ये जो फ्रिंज विड्थ है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड तो कर ही नहीं रहा है। अगर फ्रिंज विड्थ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता तो पानी में डालने से कोई फर्क पड़ता है, तो उसके पानी में डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जो है वही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9th, ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 9th। उन्होंने बोल रखा है द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट विद द फ्रीक्वेंसी, ये हमारा फ्रीक्वेंसीज है, ये फ्रीक्वेंसी का एक न्यू से रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फर्स्ट है, इस तरह से उन्होंने दे रखा है, ये इसका फर्स्ट पे ऐसा दे रखा है, ठीक है। द इंसिडेंट रेडिएशन फॉर द 4 मेटल ABC इज शोन इन द फिगर फॉर द सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन प्रोड्यूसिंग फोटो इलेक्ट्रॉन इन ऑल मेटल्स, मतलब कोई एक ऐसा फ्रीक्वेंसी में अप्लाई चूज कर रहा हूं जिससे कि सारे मेटल पे फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, सारे मतलब जितने भी मेटल सरफेस है सबके सब फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वो जो फ्रीक्वेंसी होगा वो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, मतलब सभी के जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उससे ज्यादा ही होगा। तो मान लेते हैं कि कोई मैं फ्रीक्वेंसी ये वाला चूज कर लेता हूँ, ये फ्रीक्वेंसी मैं चूज कर लेता हूँ, तो इस फ्रीक्वेंसी से फायदा क्या होगा, मैं आगे की तरफ बढ़ता जाऊंगा तो ये जो कर्व है आगे की तरफ ऐसे मीट करेगा, मतलब सभी पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ओके। उन्होंने बोल रखा है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी मैक्सिमम फॉर मेटल, मतलब किस मेटल के लिए काइनेटिक एनर्जी हाँ मैक्सिमम होगा। तो आपको पता है जो भी हम एनर्जी अप्लाई करते हैं फोटोन्स का, E इक्वल टू h न्यू था, वो क्या होता है, एक वर्क फंक्शन में जाएगा प्लस काइनेटिक एनर्जी में जाएगा, यही था। वर्क फंक्शन को हम लोगों ने h यू नॉट के साथ रिप्रेजेंट किया है प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये हमारा क्या है, बेसिक कहानी है, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं जिसका वर्क फंक्शन सबसे कम होगा, तो रिमेनिंग जो पार्ट है वो किस में जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में ही जाएगा। तो मेटल ए की बात करें तो इसमें वर्क फंक्शन क्या सबसे कम है, तो इसके पास जो रिमेनिंग जो बचेगा वो काइनेटिक एनर्जी से क्या होगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं डी पार्ट की बात करूं तो उस केस में क्या है, मैक्सिमम जो एनर्जी सिर्फ और सिर्फ वर्क फंक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने पोटेंशियल बैरियर से बाहर निकलने में ही खर्च हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए सबसे कम होगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो आंसर होगा क्या, एक का जो होगा काइनेटिक एनर्जी सबसे मैक्सिमम होगा, ठीक है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी कर सकते थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन करने से पहले ये है हमारा इंस्टीट्यूट का, उन्होंने बोल रखा है कि 15 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो रही है, ठीक है, 15 अप्रैल से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है इंस्टीट्यूट के अंदर, ठीक है। आप लोग चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये पर ईयर जो हमारा फीस है वो है ये जेई का है, पर ईयर जो फीस है मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स का ये ऐसा है, लेकिन अभी जो है ऑफर चल रहा है, ऑफर में है, ये 60,000 में अवेलेबल है, तो ये पूरा का पूरा आप ज्वाइन कर सकते हैं। टोटल आप मान के चलो कि 500 प्लस आवर्स की क्लास होती है इसमें, और अगर बाई चांस आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया से आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो इसमें जो है चार्जेस यही है, लेकिन ये चार्जेस पर ईयर है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। उन्होंने बोल रखा है द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस मच, ठीक है, हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट पे, तो ये हम न्यूक्लियस चूज कर लेते हैं, उसके चारों तरफ क्या हमारा हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा, पूरा हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर है। द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट विल बी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में
काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है एग्जैक्टली, वो सेकेंड ऑर्बिट में मूव कर गया, ठीक है, सेकेंड ऑर्बिट में, यहाँ से कर सकते यहाँ पे आएगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या था एग्जैक्टली, n इक्वल टू 2 था, ठीक है, पहली चीज। तो इस केस में जो हमारा एनर्जी होगा वो एनर्जी क्या था, -13.6 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये जो वैल्यू होगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होगा, ये टोटल एनर्जी होगा। ये काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहूं, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना होता है, डेरिवेशन अगर आपको याद होगा तो ये जो एनर्जी था वो एनर्जी क्या था, -k/ZE इंटू E बाई R, टोटल एनर्जी यही था। अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें, यहाँ पे 2 भी होगा, 1/2। काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो 1/2 kz, इसको E²/R कर सकता हूं। पोटेंशियल एनर्जी जो था वो -kz E²/R। इसी दोनों को, पोटेंशियल और काइनेटिक को जोड़ने के बाद, मतलब ऐड करने के बाद जो मेरे पास आएगा वो यही आएगा। तो टोटल एनर्जी जो वैल्यू होगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की मैं बात करूं तो क्या होगा, इसी का पॉजिटिव साइन होना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, क्योंकि ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू ये हो जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू होगा, पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू होगा वो टोटल एनर्जी का क्या होगा, डबल हो जाएगा। साइन तो ये हो जाएगा 6.8, ठीक है, -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव 3.4 और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, -6.8। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो मेरा करेक्ट आंसर बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 10, सॉरी 10 तो हो गया, ये 10 नंबर क्वेश्चन था, 10 खत्म हो गया, 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोल रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज्ड टू प्यूरिफाई वाटर आर, ये तो मतलब टीवी पे भी ऐड चलता है, क्या इसमें बोला जाए। ओके, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर है 12। तो उन्होंने बोल रखा है द फोकल लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप आर 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ किसका है, ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, ठीक है। तो एफ ओ का जो वैल्यू है वो है 1 सेंटीमीटर और एफ ई का जो वैल्यू है वो है मेरे पास क्या, 2 सेंटीमीटर। और उन्होंने बोल रखा है द लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर मैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो ये क्या था, L बाई एफ नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ई। तो दिस L का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 और एफ नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस ये वैल्यू क्या हो जाएगा 25 बाई 2। ये वैल्यू कितना होगा, ये वैल्यू होगा 135 हो जाएगा। लेकिन 135 कहीं से भी आंसर में नहीं है। हमने एक और फॉर्मूला पढ़ रखा है मैग्निफिकेशन का, m इक्वल टू L बाई एफ नॉट डी बाई एफ ई। याद हो, एक ये भी हमारा फॉर्मूला था जब काफ़ी दूर बनता था इमेज, उस केस में। तो दिस L इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, एफ नॉट का वैल्यू हो जाएगा 1 और डी के वैल्यू कितना हो जाएगा 25 बाई हो जाएगा क्या 2। तो 12.5 इंटू 10 125। तो एग्जैक्ट जो इसका आंसर क्या होगा एग्जैक्टली 125। इसलिए ये वाला जो फॉर्मूला लगाने से कोई फ़ायदा होता है नहीं, ठीक है। इस केस में ये अप्लाई करेंगे तो ये 125 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12 के बाद हम आते हैं असर्शन एंड रीजन पे, ठीक है। पहले असर्शन रीजन का ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ए मतलब असर्शन, मतलब फर्स्ट में है असर्शन और रीजन बोथ आर ट्रू है, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन का है, ठीक है। बी जो है मतलब रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन दोनों का दोनों क्या है एग्जैक्टली हमारा ट्रू है। सी में क्या है, assertion is true but reason is false, एंड डी क्या है, बोथ assertion and reason are false, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। हम
इसे करते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 13। Alpha particle is moving towards the gold nucleus. The impact parameter is maximum for the scattering angle of 180। तो ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा क्या है, सेंटर है। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या था, कुछ ऐसा था, ऐसा था ना, इसको हम लोग ऐसे बी से रिप्रेजेंट करते थे, यही था इम्पैक्ट पैरामीटर। और ये कितना एंगल, कुछ एंगल थीटा के साथ यहाँ से डिफ्लेक्ट होता था। तो इम्पैक्ट पैरामीटर का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब ये न्यूक्लियस से जितना दूर रहेगा, है कि नहीं। जब न्यूक्लियस के पास रहेगा उतना ही इम्पैक्ट पैरामीटर कम होगा। अगर इम्पैक्ट पैरामीटर मिनिमम कब होगा, जब थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होगा, उस केस में इम्पैक्ट पैरामीटर मेरा क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये गलत है, ये क्या है, गलत है, पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, ये गलत किसमें है, इसमें असर्शन रीजन के बारे में, मतलब ए में भी असर्शन ट्रू था, बी में भी असर्शन ट्रू था, सी में भी क्या था, असर्शन ट्रू था। अगर पहला ही असर्शन गलत हो गया तो ऑप्शन नंबर डी तो सही होगा ही होगा। इम्पैक्ट पैरामीटर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट, ये तो पूरी तरीके से गलत है। बीटा बी का जो वैल्यू था वो एग्जैक्टली जेड ई के ऊपर डिपेंड करता है, तो जेड वहाँ पे था, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 के बाद 14th, in a young double slit experiment interference pattern is not observed when coherent sources are infinitely close to each other। ठीक है, इंटरफेरेंस पैटर्न इज नॉट ऑब्जर्व। ठीक है, तो देखते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न में जो हमारा फ्रिंज विड्थ होता है बीटा, बीटा इज इक्वल टू क्या था, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, यही हमारा रिलेशन था, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। अगर मैं फ्रिंज विड्थ, ये जो हमारे पास जो विड्थ है इसको मैं बहुत कम कर दूँ, ये जो विड्थ था हमारे पास, इसको हम लोग स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते थे, इसके वैल्यू को मैं बहुत कम कर दूंगा। ठीक है, बहुत कम कर दूंगा। उन्होंने बोल रखा है इन यंग ग्लोबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटरफेरेंस पैटर्न इज नॉट ऑब्जर्व व्हेन कोहेरेंट सोर्स आर इनफाइनाइटली क्लोज टू, एकदम इनफाइनाइटली क्लोज होगा तो ये वैल्यू क्या होगा, ये इनफाइनाइटली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो कभी किसी को पता चलेगा, मतलब ब्लैक और वाइट सब एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है वो सही है, तो इसमें ABC में से कुछ भी हो सकता है ऑप्शन। ठीक है, दूसरा में रीजन क्या है, द फ्रिंज विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन बिटवीन टू सोर्स। ठीक है, लेकिन ये प्रोपोर्शनल कौन सा है, एग्जैक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन यहाँ पे लिख रखा है सीधा प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है। ठीक है, यहाँ पे जो लिख रखा है प्रोपोर्शनल, अगर लिखा होता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ऑप्शन नंबर क्या होता है, सी सही हो जाता। अगर क्योंकि यहाँ पे लिख रखा है सिंपली प्रोपोर्शनल तो हो सकता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी हो सकता है, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता कि क्या उन्होंने मतलब सोच समझ के लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यहाँ पे प्रोपोर्शनल लिख रखा है, आई होप कि मतलब इसके इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है 15, क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15 उन्होंने बोल रखा है द इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन टू हाफ्स ऑफ द थिन सर्कुलर रिंग एज शोन इन द फिगर। हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है डेरिवेशन, हाफ रिंग का हम लोगों ने कैलकुलेशन हम करते हैं, तो सेंटर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन आता था E इक्वल टू लेम्डा बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, ये हमारा रिलेशन बनता था। ठीक है, तो अगर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव की बात करूँ, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव की बात करूँ तो ठीक है, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा और
इस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, सेम डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो उन्होंने बोल रखा है इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर equal amount of positive and negative charge are distributed uniformly on two halves of a thin circular ring. ठीक है, as shown in the figure, the resultant electric field at the center O of the ring is along OC. बिल्कुल सही है, along OC होगा, बिल्कुल सही है। It is so because the net potential at O is not zero. ये मतलब जो इसका जो आंसर होगा कहीं से कहीं तक सही नहीं है, मतलब ए तो सही है, ठीक है, ये भी सही है, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। ठीक है, मतलब सही तो दोनों है, लेकिन जो है रीजन जो है असर्शन का आंसर नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, एग्जैक्टली बी हो जाएगा। ठीक है, दोनों सही है लेकिन रीजन असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है। 16 है, द एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट चेंज। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो चार्ज पार्टिकल का जो एनर्जी है वो चेंज नहीं होगा। हम लोगों ने ऑलरेडी ये देख रखा है ना, इस तरह से हमारा अगर बाई चांस मैग्नेटिक फील्ड अगर सप्लाई करता हूँ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर है, ठीक है, और जो चार्ज पार्टिकल अगर मैंने दिया है तो इस तरह से सर्कुलर मोशन में मूव करता है कि नहीं करता है, करता है। ठीक है, जहाँ से स्टार्ट किया एग्जैक्टली वहीं पे वापस आ गया, तो टोटल क्योंकि वर्क डन का वैल्यू क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होगा, जहाँ से स्टार्ट किया वापस वहीं पे पहुँच गया, इसका डिस्प्लेसमेंट वैल्यू होगा जीरो। इसका मतलब क्या, वर्क डन का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। वर्क डन का वैल्यू क्या होगा, जीरो। वर्क डन का वैल्यू जीरो का मतलब क्या होगा, मतलब एनर्जी जो है कंजर्व्ड है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ गया। तो द एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल ऑफ द मूविंग फील्ड डज नॉट चेंज, बिल्कुल सही बात है, जो एनर्जी पहले था वही रहेगा। दूसरा में क्या है, इट इज बिकॉज द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। ये इसका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है, तो इसका लिए ऑप्शन क्या होगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर, सेक्शन बी के ऊपर। सेक्शन बी में उन्होंने बोल रखा है क्या, 4 पॉइंट चार्ज दिस एंड दिस आर प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ ABCD। ठीक है, कॉर्नर ऑफ ABCD के ऊपर 4 चार्ज को उन्होंने रख रखा है। स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड कितना है, स्क्वायर का साइड कितना है, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, कौन कौन सा चार्ज था, बाई चांस ये A, B, C और D में चूज करता हूँ। उन्होंने बोल रखा है इस पे क्या है, 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम। B पे कितना है, -2 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम। C पे है 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम। D पे है -2 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम। ठीक है, उन्होंने बोल रखा है क्या, फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज 4 माइक्रोकूलम प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर के सेंटर पे हमने क्या कर रखा है, स्क्वायर के सेंटर पे क्या है, 4 माइक्रोकूलम पे एक चार्ज रख रखा है। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसके बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा, मतलब इसको ये इस डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश करेगा, या ऐसे भी समझ सकते हैं, ये इसको क्या इस डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश करेगा, ये इसको इस डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश करेगा। दोनों का स्ट्रेंथ क्या होगा, इक्वल होगा, तो ना ये इधर जा पाएगा ना ही ये इधर जा पाएगा। निगेटिव चार्ज की वजह से इसको इधर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, सेम ये इसको इधर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो ना ही इधर जा पाएगा ना इधर, क्योंकि दोनों का स्ट्रेंथ क्या है, सेम टू सेम है, क्योंकि K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर में दोनों का स्ट्रेंथ क्या होगा, सेम टू सेम होगा, इसलिए ओवरऑल इसका आंसर क्या होगा, 0 हो जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, 17 का B है, उन्होंने बोल रखा है या तो ये क्वेश्चन करना था या ये क्वेश्चन करना था। 3 पॉइंट चार्ज 1 पिकोकूलम each are kept at the vertices of equilateral triangle of side 10 cm. Find the electric field at the centroid of a triangle. ठीक है, उन्होंने बोल रखा है find the electric field at the centroid of a triangle। ये क्वेश्चन हमारा NCERT का ही है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। ये क्वेश्चन हमारा NCERT का ऑलरेडी हमने ये डिस्कस कर रखा है, बस उसमें डाटा क्या होगा, चेंज होगा, सेम डाटा नहीं है, उसमें डाटा है वो हमारा चेंज है। एक
इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। उन्होंने बोल रखा है इसके जो वर्टिसेस है, वर्टिसेस पे उन्होंने बोल रखा है क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंट्रोइड पे निकालना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे निकालना होता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पुट करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पुट करेंगे तो 1 पिकोकुलम 1 पिकोकुलम 1 पिकोकुलम। इसको इस तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसका इस डायरेक्शन में होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा। क्यों, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच रिपल्सन होगा तो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा, ये भी इस डायरेक्शन में और ये भी इस डायरेक्शन में। अच्छा, स्ट्रेंथ का वैल्यू क्या होगा, सबका स्ट्रेंथ क्या है, इक्वल इक्वल ही होगा। ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर है। तो हम बहुत सारे तरीकों से हमने इसको सॉल्व कर रखा है पहले ही। ये कुछ ऐसा है, सेंटर पॉइंट है, ये भी सेंटर, ये इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, ठीक है। ये हमारा एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा, ये वाई डायरेक्शन में हो जाएगा। ये वैल्यू क्या हो जाएगा 30, क्योंकि सिमेट्रिकल है, ये भी हो जाएगा 30। ये टोटल इसके वैल्यू बीच वैल्यू कितना होगा 120 और ये 90 तो ऑलरेडी है। तो ये वैल्यू क्या होगा, ये ई है और ये भी क्या है ई है, तो ई cos 30 इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ई cos 30 इस डायरेक्शन में, और ये वैल्यू क्या होगा ई cos 30 इस डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट अपोजिट कैंसिल आउट हो जाएगा। ई sin 30 इस डायरेक्शन में, ई sin 30 और यहाँ पे एक और क्या होगा ई sin 30, दोनों एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। sin 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, इसका भी 1/2, तो दोनों ऐड करेंगे तो क्या होगा ई हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में एक ई हो रहा है, दोनों को रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो 17 तक हमारा हो चुका है। 18, derive the expression of magnetic force F acting on a straight conductor of length L carrying current I in an external magnetic field B. Is it valid when the conductor is in zigzag form, ठीक है। जस्टिफाई, पहले तो डेरिवेशन F इक्वल टू BIL वाला डेरिवेशन था, वो डेरिवेशन आप लोगों को याद होगा, आई होप कि याद होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 18, बोल रखा है ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स F एक्टिंग ऑन ए स्ट्रेट कंडक्टर। हमें क्या था, अगर कोई चार्ज पार्टिकल था तो F इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B, यही था। अब कंडक्टर के अंदर जो चार्ज पार्टिकल किस वेलोसिटी के साथ मूव करता है, डिड वेलोसिटी के साथ मूव करता है, इसीलिए हम वो जो V होगा उसको हम क्या करेंगे, डिड वेलोसिटी करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि कंडक्टर के अंदर बहुत सारे चार्ज की करंट की बात हो रही है, तो करंट के लिए क्या होगा, बहुत सारा चार्ज पार्टिकल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा, है कि नहीं, बहुत सारा चार्ज पार्टिकल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा, तो टोटल चार्ज जो होगा वो क्या होगा। मान लेते हैं कि इफ स्मॉल n इज द नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो स्मॉल n इंटू एरिया इंटू लेंथ, ये क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ चार्ज हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये फोर्स का जो वैल्यू हो जाएगा इस केस में, टोटल नंबर ऑफ चार्ज के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, n a l, टोटल नंबर ऑफ चार्ज हो जाएगा, दिस q और ये वैल्यू क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इंटू
मैग्नेटिक फील्ड B, ठीक है। तो n अच्छा, ये चार्ज के लिए क्या हो जाएगा एग्जैक्टली, इस चार्ज को मैं रिप्लेस करके मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं इंडिविजुअल के लिए इलेक्ट्रॉन लिख सकता हूँ। तो रिलेशन क्या हो जाएगा, n e a वेलोसिटी v d, ठीक है। n e a v d, एक हो जाएगा हमारे पास लेंथ बच गया और b बच गया, ठीक है। n e a v d मतलब क्या होगा, करंट I हो जाता है, करंट I, लेकिन यहाँ पे जो लेंथ है वो क्या होगा, उसका वेक्टर के टर्म में चूज करेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो I इक्वल टू I इंटू एल क्रॉस बी, मतलब दिस फोर्स F इक्वल टू I इंटू एल क्रॉस बी हो जाएगा, ठीक है। और दिस F इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, क्यों, क्योंकि क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है इसलिए साइन थीटा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट होता तो क्या लिखते हैं, कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, रिलेशन था किसका, अगर हमारा कंडक्टर जिगजैग मोशन में होगा तो क्या होगा, जिगजैग मतलब ऐसे करके, उस केस में क्या होगा। कंडक्टर हमारा जिगजैग मोशन में, तो ओवरऑल हमारे पास क्या है, लेंथ और b, मतलब जो इफेक्टिव जो लेंथ होगा और b, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, और कुछ नहीं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इफेक्टिव लेंथ जो लेंथ है हम उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स मिरर इज 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 19। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास क्या, 19। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स मिरर इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है। कन्वेक्स मिरर ले लेते हैं, ठीक है। इट फॉर्म्स ए इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज हाफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमें ये पता है कि किसी भी कन्वेक्स मिरर के सामने अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को अगर रखूं, ठीक है, तो जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, ठीक है। ये हमारा सेंटर है, तो सेंटर से क्या होगा, ये हमारा क्या है, फोकस है, ठीक है। तो सेंटर से हमारा क्या होता है, नॉर्मल ड्रॉ होता है, ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ होता है। तो ऐसे करके इसको मैं और बाहर की तरफ एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो लाइन होगा मेरे पास, ये जो लाइन होगा, ये इसको मैं थोड़ा सा सॉलिड लाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो जितना एंगल ये बना है उतना ही एंगल इसका इधर भी बनेगा, ठीक है। अगर मैं इसको फर्दर एक्सटेंड करूँ तो क्या होगा, ये फोकस होते हुए पास करेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये नॉर्मल की तरह काम करेगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये हमारा क्या बेसिक कहानी है। दूसरा में क्या है, एक और लाइन यहाँ से पास होगा, एक और लाइन हमारा यहाँ से पास होगा जो कि सेंटर पे यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया फाइनल इमेज, इसका यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो उन्होंने यही तो बोल रखा है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कन्वेक्स मिरर इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है वो क्या है एग्जैक्टली 30 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इट फॉर्म ए इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज हाफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये हाफ साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, हाफ है। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके, फिर उन्होंने बोल रखा है क्या, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। ये इमेज और ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ से यहाँ तक का हमें सेपरेशन निकालना है, ये हमें डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो इसके इसके लिए मैग्निफिकेशन दिस हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज इक्वल टू क्या, माइनस ऑफ v बाई u होता है।
ऑलरेडी ये वैल्यू क्या होगा, इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से हाफ है, तो दैट्स 1/2, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई यू। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ 2v, ये हमारा रह जाएगा। ठीक है, इक्वेशन हमने फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला में हमें ये पुट करना है। मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये हमारा मिरर फॉर्मूला है। ठीक है, तो 1/v 1/u, ये माइनस 2v माइनस इधर चला गया, दिस इज इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि सेंटर कर्वेचर का वैल्यू कितना है 30 है, तो फोकल लेंथ हो जाएगा क्या 15। ठीक है, तो 2v हमारा एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या 2 माइनस 1, 1/15, दिस 1/2v इक्वल टू हो जाएगा क्या 1/15। ठीक है, 1/2v इक्वल टू क्या होगा 1/15 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2v इक्वल टू हो जाएगा क्या एग्जैक्टली 15 हो जाएगा, 2v इक्वल टू हो जाएगा 15, v इक्वल टू कितना हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। पॉजिटिव 7.5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा 7.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अच्छा मैं u की बात करूँ तो u इक्वल टू क्या होगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ v, तो 2 इंटू 7.5, तो वैल्यू क्या होगा माइनस ऑफ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उन्होंने क्वेश्चन में पूछ रखा है फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। तो ये ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 7.5। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि वो बस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, और इधर क्या है इस डायरेक्शन में कितना है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। जो टोटल लेंथ हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इज, टोटल जो लेंथ हो जाएगा डिस्टेंस d इज इक्वल टू 15 प्लस 7.5, तो वैल्यू क्या होगा दिस इज इक्वल टू 22.5 सेंटीमीटर, 22.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आसान है ये। 19 के बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। 19 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इसको नोट डाउन कर लो, चाहो तो पॉज करके देख लेना एक बार। 19 के बाद मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 उन्होंने बोल रखा है कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज या अब्सॉर्ब इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन द न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन दे रखा है हमारे पास H11 और H13। ठीक है, और ये वैल्यू क्या होगा H12 प्लस H12, ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो उन्होंने बोल रखा है कितना एनर्जी रिलीज होगा। सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले करते हैं क्या, इसका मास निकाल लेते हैं। तो ये जो मास हो जाएगा मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट है कि नहीं, ये दोनों मास को हम क्या करेंगे एग्जैक्टली ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 वाला पार्ट और 1 वाला पार्ट को हम एग्जैक्टली ऐड करेंगे, तो ये वैल्यू क्या होगा 3.01609 प्लस 1.007825 माइनस ये डेल्टा एम। डेल्टा एम का मतलब क्या है एग्जैक्टली मास डिफेक्ट, और माइनस 2 टाइम्स ऑफ ये वैल्यू क्या हो जाएगा 2.014102, ये क्या होगा एग्जैक्टली हमारा मास डिफेक्ट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास मास डिफेक्ट। ठीक है, तो जो एनर्जी हो जाएगा वो कितना होगा, जो भी हमारे पास मास आएगा वो क्या होगा, ये जो म्यू है वो म्यू नहीं है, वो एटॉमिक मास यूनिट है। ठीक है, जो भी हमारे पास आंसर आता है वो एटॉमिक मास यूनिट है, उसको अगर मैं एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहूँ तो दैट E इक्वल टू सिंपली इसमें क्या करना, जो भी डेल्टा एम का जो वैल्यू आएगा उसमें किसने मल्टीप्लाई करेंगे 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 931 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मुझे आंसर आ जाएगा। आसान है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 21।
उन्होंने बोल रखा है प्रोटॉन ऑफ एनर्जी दिस मच अप्रोचेस अ गोल्ड न्यूक्लियस, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, प्रोटॉन ऑफ एनर्जी हमने काइनेटिक एनर्जी उसका दे रखा है, तो उस काइनेटिक एनर्जी को जो अभी हमारे पास एनर्जी है वो क्या होगा 1.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो ये इस एनर्जी के साथ मैंने इसको थ्रो कर रखा है, तो उसको मैं ऐसा करता हूँ जूल में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो 1.6 हो जाएगा, मेगा को क्या करेंगे 10⁶, ये क्या होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर मैं जूल में कन्वर्ट करूँगा तो 1.6 इंटू 10⁶ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये क्या होगा जूल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा जूल हो जाएगा। तो ये जो एनर्जी है ये मैंने किसी भी प्रोटॉन को हमने एनर्जी दिया, ठीक है, और गोल्ड न्यूक्लियस है, प्रोटॉन को हमने एनर्जी दिया है, ये हमें E+ मान लेता हूँ, ये प्रोटॉन है। ठीक है, ये इधर की तरफ जा रहा है, तो ये भी क्या होगा ये Ze होगा। तुमको पता है कि Ze भी हमारे पास क्या है पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके बीच क्या होगा रिपल्सन होगा, ये इसको यहाँ पे तक टच नहीं कर पाएगा, ये जो है इसको यहाँ तक टच नहीं कर पाएगा, ये इसको हल्का सा दूर ही रहेगा। ठीक है, ये हमें पता है कि हल्का दूर तक ही रहेगा, उसके बाद मतलब क्योंकि सारा का सारा पोटेंशियल सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको क्या बोल देंगे क्लोजेस्ट अप्रोच। ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या है क्लोजेस्ट अप्रोच, क्लोजेस्ट डिस्टेंस हम बोल सकते हैं, इसको हम R0 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगा वो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या हो जाएगा KZE इंटू E बाई R0। ठीक है, तो ये जो हमारे पास एनर्जी था ये इस एनर्जी को मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁶ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये की जगह पे क्या होगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू जेड का जगह पे कितना है 79 है, E² 1.6 का 10⁻⁻19 का इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कर लेते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाई R0, ये R0 हमें निकालना है। 1.6 10⁻9 ये हमारा ये दोनों तो सीधा सीधी कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें भी एक 1.6 है, ये भी 1.6 है और एक ये भी 1.6 है, ये दोनों क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये निकालना उसके बाद काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, इसे आप R0 कर लो निकाल सकते हो, आसान है कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 तक हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास क्या 22, इसको मैं रब करता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 22 नंबर, बोल रखा है फोटो सेंसिटिव सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज irradiated by the radiation of wavelength 150 न्यूटन मीटर। ठीक है, कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एनर्जी इन ऑफ एन इंसिडेंट फोटोन और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या क्या है फोटो सेंसिटिव सरफेस है जिसका कि वर्क फंक्शन है, तो ये हम सरफेस ले लेते हैं। ठीक है, ये रे ऑफ लाइट यहाँ से आता है, तो हमारे पास वो जो एनर्जी आएगी वो क्या होगा इन टर्म्स ऑफ फोटोन है। ठीक है, E = h न्यू होगा। ठीक है, और वर्क फंक्शन को हम W को h U0 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, दैट क्या होगा h c/λ। ठीक है, तो उन्होंने बोल रखा है फोटो सेंसिटिव सरफेस का, उन्होंने बोल रखा है क्या 2.1 EV ये वर्क फंक्शन है, तो ये 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, याद रखना वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हमारा वर्क फंक्शन हो गया। प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू आपको पता है 6.64 इंटू 10⁻34। सी स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है, लैम्डा का वैल्यू निकालना आसान है, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकल गया। ठीक है,
एनर्जी ऑफ एन इंसिडेंट फोटोन, ठीक है। अच्छा, उस पे जो ये जो लाइट जो आ रही है, इस लाइट का एनर्जी क्या होगा, इस लाइट का एनर्जी हम कैसे निकाल सकते हैं, दैट ई इक्वल टू वापस एच सी बाई लेमडा। उन्होंने बोल रखा है जो लाइट हम ड्रॉप कर रहे हैं उसका जो वेवलेंथ का वैल्यू क्या है, ये 150 न्यूटन मीटर है, ठीक है, 150 न्यूटन मीटर। इस हिसाब से हम इसका एनर्जी का वैल्यू हम निकाल सकते हैं जो भी आता है। तो अगर ये एनर्जी का वैल्यू वर्क फंक्शन से अगर ज़्यादा होगा, ठीक है, ये जो एनर्जी है या अगर मेरे पास वर्क फंक्शन से ज़्यादा अगर होगा, ठीक है, तो क्या होगा, दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो एनर्जी मेरे पास बचेगी उसी को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोन इमिटेड, ठीक है। अगर अगर इस एनर्जी का वैल्यू मतलब एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन का वैल्यू वर्क फंक्शन से कम आया तो क्या होगा, ये तो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं कर पाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, कोई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मतलब उसका वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। बोल समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर क्या है, 23rd नंबर। उन्होंने बोल रखा है स्टेट लेंज लॉ ऑफ द क्लोज सर्किट। ये सब ये तुम लोग खुद से करोगे, थोड़ी पोर्शन है, इसमें क्या बताना है, याद करके लिखना है, कुछ करना ही नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 है, द मेटल रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर रोटेटेड विद अ फ्रीक्वेंसी 60 revolution per second about an axis passes through the center and perpendicular to its length. The uniform matter field of 2 Tesla perpendicular to its plane of rotation is switch on in the region. Calculate the EMF induced between the center and the end of the rod. इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी CBSE में आ रखे हैं और NCERT में भी इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। ये इस तरह का क्वेश्चन था ना, ऑलरेडी हमने क्लास में भी कर रखा है बहुत सारे क्वेश्चन इस पे इस टाइप के। तो ये हमारे पास क्या है, रॉड है, रॉड इस तरह से हमारा रोटेट करेगा, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा, लेट्स सपोज कि मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड जो है प्लेन के अंदर है। मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के अंदर जब इस तरह से मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, फाई इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स है कि नहीं, डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी, ये होता है। फाई इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन फ्लक्स मतलब बी ए भाई, मैं इसको कर सकता हूँ टाइम कर सकता हूँ, मतलब अगर मैं मोटा मोटी लिखना चाहूँ तो बी ए बाई टी कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब एक चक्कर काटने में जो टाइम लगेगा उसको क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड बोल देंगे। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू अवेलेबल है, उन्होंने बोल रखा है कितना है, 2 टेस्ला है, 2 टेस्ला है। तो मैं टेस्ला नहीं लिखता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मैं सिंपली 2 ही रहने देता हूँ, ठीक है। एरिया की जगह पे क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, तो लेंथ ऑफ द 2 मीटर है, ठीक है, तो पाई इंटू 2 का स्क्वायर और टाइम पीरियड, तो 1 बाई टाइम पीरियड क्या होता है, एग्जैक्टली हमारा फ्रीक्वेंसी है। तो एग्जैक्टली 1 बाई टाइम पीरियड की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 60 लिख सकता हूँ, जो आंसर होगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 23, स्टेट एंड एक्सप्लेन एम्पियर सर्किट लॉ। ये तो आप लोग खुद से ही लिख सकते हो, ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 2, क्वेश्चन नंबर, ठीक है। 2 long straight parallel wires separated by 20 cm carry 5 ampere 10 ampere respectively in the same direction. इसको थोड़ा रब कर लेता हूँ, ठीक है। उन्होंने बोल रखा है 2 रॉड है, 2 रॉड है, एक इस तरह से है, पहला रॉड हो गया, दूसरा रॉड भी क्या है उसके बगल में ही है, ठीक है। उन्होंने बोल रखा है कैरीज 5 एम्पियर एंड 10 एम्पियर, इससे क्या है 5 एम्पियर का फ्लो हो रहा है और इससे क्या है 10 एम्पियर का फ्लो हो रहा है, ठीक है। इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट मिडवे बिटवीन देम, ठीक है। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। तो उन्होंने बोल रखा है हमें क्या निकालना है,
मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। अगर मैं इसके वजह से चूज़ करूँ, ये बाई चांस स्क्वायर को मैं 1 चूज़ करता हूँ, इसको मैं 2 चूज़ करता हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर की वजह से क्या होता है, बी इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई ए, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे जो ए का जो वैल्यू होगा इसकी वजह से क्या होगा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि मिड वे में उन्होंने बोल रखा है, इसके लिए भी क्या होगा एग्जैक्टली 10 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड बाय द फर्स्ट वायर की बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर, क्योंकि हम राइट हैंड से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, राइट हैंड से एग्जैक्टली हमने डिसाइड करते हैं कि कैसा होगा, ठीक है। तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डेवलप होगा B1 का वैल्यू क्या होगा, म्यू नॉट आई की जगह पे क्या होगा 5 डिवाइडेड बाई 2 पाई, ए की जगह पे क्या होगा 10 सेंटीमीटर की जगह पे 0.1 पुट कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है दैट इज B1 इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर, तो इसको मैं ऐसे करके B1 ये हो जाएगा, B1 हमारा इनसाइड जाएगा। अगर मैं B2 की बात करूँ, B2 की बात करूँ तो क्या होगा म्यू इंटू आई की जगह पे होगा 10 डिवाइडेड बाई 2 पाई, ए की जगह पे क्या होगा ये भी 10 सेंटीमीटर 0.1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा B2 जो होगा कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड होगा, क्यों, क्योंकि राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करेंगे तो क्या है कमिंग आउट द प्लेन ऑफ द बोर्ड है, तो इसमें क्या होगा दोनों में सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे म्यू नॉट आई बाई 2 पाई देख सकते हैं, सीधी बात है B2 का वैल्यू क्या है ज़्यादा है, तो ओवरऑल जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो वैल्यू क्या होगा B2 माइनस B1 होगा, और इसका जो वैल्यू हो जाएगा क्या कमिंग आउट, मतलब रिजल्टेंट होगा क्या है कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर हो जाएगा, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर हो जाएगा ये, ठीक है। ये हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 23 हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 24, डिफाइन टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये खुद से करोगे। सो द वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर विथ राइजिंग टेम्परेचर, ऑलरेडी पता है, इस तरीके से ऑलरेडी मैंने बता रखा है, रेसिस्टिविटी है और ये क्या है टेम्परेचर के साथ है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेसिस्टिविटी का वैल्यू क्या होगा बढ़ता स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज 10 ओम एट 27 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द रेजिस्टेंस एट -27 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटेरियल ऑफ द वायर इज दिस मच, ठीक है। तो ये भी करना आसान है, कैसे करते थे, हमारे पास वैल्यू था R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, मैंने हमेशा बोला था क्या करने के लिए R0 टेम्परेचर क्या करेंगे हमेशा 0 के साथ चूज करेंगे, ठीक है। तो ये R है किस पे 10 डिग्री पे, सॉरी 10 नहीं है 10 ओम है, ठीक है। R जो है हमारे पास क्या है 10 ओम है, ठीक है। तो 10 ये R0 मुझे पता नहीं, तो R0 को मैं R0 ही रहने देता हूँ, 1 प्लस अल्फा चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा 27 माइनस 0, ठीक है, 27 माइनस 0, ठीक है। नया जो रेसिस्टेंस होगा, नया रेसिस्टेंस हमें निकालना है, R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा -73 माइनस 0, हमेशा ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। इस दोनों को हम डिवाइड कर सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर क्या है मेरे पास 1 है और ये क्वेश्चन नंबर क्या है मेरे पास 2 है, दोनों को मैं डिवाइड करता हूँ, तो ऐसा करता हूँ मैं 2 डिवाइडेड बाई 1 कर लेता हूँ, 2 डिवाइडेड बाई 1 कर लेता हूँ, तो दिस बिकम व्हाट R बाई 10, दिस इक्वल टू ये दोनों कैंसिल आउट होगा 1 प्लस अल्फा -73 डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा इंटू 27, इससे हम क्या कर सकते हैं अल्फा का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है,
ये आर को निकालना है, निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन होगा मेरे पास सॉल्व। नेम द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच आर स्टॉप बाय फेस मार्क्स, ये सब खुद से करोगे, 3 पोर्शन है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर मिल जाएगा आपको। ठीक है, खुद से करोगे। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन दैट मेक्स इट सुटेबल फॉर इट टू यूज एज ए रेक्टिफायर। ठीक है, पीएन जंक्शन का क्या है काम, फॉरवर्ड बैक्स में काम करता है, रिवर्स में काम नहीं करता, यही मेन काम है इसका। अगर यही है, इसी के वजह से ये रेक्टिफायर के तौर में इस्तेमाल होता है। विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर। अब यही बताना पड़ेगा, ये तो तुम लोग खुद से ही कर सकते हो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी करा रखा है फुल वेव रेक्टिफायर्स के बारे में, कैसे कैसे काम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है 27। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, गिव रीजन। ए डोप्ड सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सारा थ्योरेटिकल पोर्शन है। इन ए पीएन जंक्शन अंडर इक्विलिब्रियम देयर इज नो नेट करंट। इन ए डायोड द रिवर्स करंट इज प्रैक्टिकली नॉट डिपेंड ऑन द अप्लाइड वोल्टेज। सब हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, ये सब तुम लोग खुद से ट्राई करोगे और सब कॉमन क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 28 है। इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी v का वैल्यू अवेलेबल है, enters the region of uniform magnetic field b का वैल्यू अवेलेबल है, find the radius of circular path described by it while rotating, does the electron trace a linear path too, if so calculate the linear distance covered by it during the period of one revolution। ठीक है, ये भी क्वेश्चन वैसे तो मैंने करा रखा है, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 28 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 28। तो ये है हमारे पास ठीक है, यहाँ पे जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी को एक बार थोड़ा देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी एक हो जाएगा हमारे पास एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है, साथ साथ वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सिर्फ और सिर्फ जे डायरेक्शन में। ठीक है, तो ऐसा करता हूँ मैं, इसको मैं चूज कर लेता हूँ एक्स डायरेक्शन, इसको मैं चूज कर लेता हूँ वाई डायरेक्शन, और इसको मैं चूज कर लेता हूँ एग्जैक्टली मैं जेड डायरेक्शन। ठीक है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। तो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी हमारा कुछ ऐसा है, वेलोसिटी मेरे पास क्या है, कुछ ऐसा है। तो इस वेलोसिटी उन्होंने बोल रखा है एक्स में भी कुछ कंपोनेंट है और वाई में भी कुछ कंपोनेंट है, तो इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा वो वैल्यू क्या होगा, 1 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड एक्स के डायरेक्शन में है, और जो वाई के डायरेक्शन में हो वो क्या है एग्जैक्टली 0.5 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्स में है और वाई में है। ठीक है, उन्होंने बोल रखा है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है 0.5 मिली टेस्ला है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है 0.5 मिली टेस्ला है। वो किस डायरेक्शन में है, जे डायरेक्शन में। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो होगा सिर्फ और सिर्फ, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा सिर्फ और सिर्फ हमेशा इस डायरेक्शन में ही है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसका वैल्यू क्या है 0.5 मिली टेस्ला, 0.5 × 10⁻³ टेस्ला। ये हमारे पास क्या है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो गया। ठीक है, ओके, ये हमारे पास क्या है वेलोसिटी का वैल्यू है। अब एक बात बताओ, ऑलरेडी हमने देख रखा है ना कि अगर बाई चांस मैग्नेटिक फील्ड ट्रेन ऑफ द पेपर अगर इस तरह से हमारा अंदर की तरफ जाता है, तो ये सर्कुलर इस तरह से बनता है, सर्कुलर शेप में मूव करता है कि नहीं। तो इसमें रिलेशन था BQ × V, या BQV ले सकते हैं, BQV दिस इज इक्वल टू mv²/r। याद आ रहा होगा, इसी से हम लोगों ने सब कुछ किया था। तो V से V कैंसिल आउट कर सकते हैं, दिस R इक्वल टू क्या होगा, दिस mv/bq है कि नहीं। ये हमारा रेडियस का वैल्यू आता था, R इक्वल टू mv/bq। अगर मैं इसकी बात करूँ किसके बारे में, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब, तो ये R है। उन्होंने बोल रखा है इलेक्ट्रॉन का मास अवेलेबल है। ठीक है, वेलोसिटी
तो इस केस में जो वेलोसिटी हम चूज करेंगे, कौन सा कंपोनेंट वेलोसिटी का चूज करेंगे? वेलोसिटी का वो कंपोनेंट चूज करेंगे जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो इस डायग्राम से मैग्नेटिक फील्ड मेरा वाई डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी हमारा एक्स डायरेक्शन में कौन सा परपेंडिकुलर है? 1 × 10⁻⁷, ठीक है। तो वेलोसिटी की जगह पे मैं 1 × 10⁻⁷ चूज कर सकता हूँ। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन मेरे पास पता है, मैग्नेटिक फील्ड 0.5 मिली टेस्ला है, ये मेरे पास पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे पास पता है, इससे मैं इसका रेडियस निकाल सकता हूँ। बोलो हाँ ना में जवाब दो, ठीक है, रेडियस इसका निकल जाएगा। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब बाय इट, ठीक है। सो कैलकुलेट द लीनियर डिस्टेंस कवर्ड। तो अब एक बात बताते हैं, एक चक्कर काटने में उन्होंने बोल रखा है ना कि एक चक्कर काटने में जो डिस्टेंस कवर होगा वो कैसे होगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है ना कि अगर सिंपली वर्टिकल मतलब होता ना कि ये वेलोसिटी कुछ ऐसा होता कि सिर्फ एक ही वेलोसिटी होता वाई डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड मेरा सॉरी वेलोसिटी होता है एक्स डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड होता है मेरा वाई डायरेक्शन में, तो क्या होता सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर पाथ कवर करता। लेकिन इसके पास क्या है, एक लीनियर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी जो कि वाई डायरेक्शन में, तो क्या होगा सिर्फ सर्कुलर पाथ नहीं कवर करेगा, इसका जो मोशन होगा थोड़ा सा अलग टाइप का होगा। इसका मोशन कैसा हो सकता है? इसका जो मोशन होगा ये कुछ ऐसा जाएगा, ये फर्स्ट जब राउंड काटेगा तो उसके में यहाँ तक पहुँच जाएगा, तो ये कुछ ना कुछ लीनियर डिस्टेंस भी कवर करेगा। जब सेकेंड राउंड काटेगा तो कुछ यहाँ पहुँच गया, इसमें भी कुछ ना कुछ लीनियर डिस्टेंस से कवर करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि लीनियर डिस्टेंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो जितना टाइम पीरियड में एक चक्कर काटेगा, मतलब एक रिवोल्यूशन काटेगा, उस टाइम पीरियड में कुछ ना कुछ लीनियर डिस्टेंस भी कवर करेगा, ठीक है। तो पहले तो हम ये पता करते हैं कि कितना टाइम में ये एक चक्कर काट रहा है। तो t इक्वल टू क्या होता है? t इक्वल टू टोटल टाइम पीरियड 2πr/v, ये होता है ना। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, एक चक्कर काटने के लिए कुछ ना कुछ 2πr पैरामीटर हो जाएगा डिवाइडेड बाय जिस वेलोसिटी के साथ ये मूव करेगा। तो 2π/v और r इक्वल टू mv/bq, तो v से v कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होगा? 2πm/bq, ये टोटल टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। दिस टाइम पीरियड t इक्वल टू क्या होगा? 2πm/bq, ये हमारे पास क्या होगा? टाइम पीरियड हो जाएगा, ठीक है। अब हमें करना क्या है, टाइम पीरियड मेरे पास निकल गया, तो यहाँ से यहाँ तक बाई चांस यहाँ तक बोलो एक चक्कर यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो एक चक्कर काटने में टाइम लगा इतना, उस टाइम को मैं लीनियर वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे लीनियर डिस्टेंस कवर करना है, लीनियर डिस्टेंस मैं कहाँ लिखूँ? यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। अगर मैं लीनियर डिस्टेंस की बात करूँ, लीनियर डिस्टेंस की मैं बात करूँ, तो हो जाएगा क्या? टाइम इंटू कौन सा कॉम्पोनेंट? ये वाला कॉम्पोनेंट 0.5 इंटू 10⁻⁷, तो दिस टाइम इक्वल टू 2πm/bq इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁷, ये जो भी वैल्यू आएगा वही हमारा लीनियर डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम मतलब इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, ठीक है। आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आने से पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट का ये नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको नीट की क्लास की ज़रूरत है, नीट की क्लास अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट में जुड़िए, बहुत ही अच्छे फैकल्टीज़ हैं, आपको किसी तरह कोई इशू नहीं होगा। ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का फी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ओवरऑल फी स्ट्रक्चर आप देख लो, कॉपी कर लो, कोई इशू नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, ये जो भी हमारे पास फी स्ट्रक्चर है ये सिर्फ और सिर्फ 14 अप्रैल तक ही वैलिड है, ठीक है। आफ्टर 14 अप्रैल के बाद ये प्राइस एग्जैक्टली वही नहीं रहेंगे जो अभी लिखा हुआ है, ये प्राइस जो होगा बढ़ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को अभी तक समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये है क्वेश्चन हमारा रे ऑप्टिक्स का, क्वेश्चन नंबर है 29। ये सब दे रखा है, पढ़ने की ज़रूरत है तो पढ़ लो, कोई इशू नहीं है। प्रिज्म ऑफ ऑप्टिकल मीडियम बाउंडेड बाय 3 रिफ्लेक्टिंग प्लेन सरफेस, द रे ऑफ लाइट सफर सक्सेसिव refraction on passing through its two surface and deviates by a certain angle from its original path. The refractive index of the material of the prism is given by this much. If the angle of incidence of the second surface is greater than the angle called critical angle,
the ray will not be reflected from the secant surface, it is totally internally reflected। ठीक है, सीधी बात है, हमने ऑलरेडी पढ़ा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। जब कोई भी रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आता है तो क्या होता है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आता है तो क्या होता है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन क्रिटिकल अगर एंगल है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा ही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, उन्होंने बोल रखा है द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास इज θ1 एंड दैट ऑफ वाटर इज θ2, द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास वाटर सरफेस वुड बी। ठीक है, तो ग्लास वाटर सरफेस याद है, क्रिटिकल एंगल मतलब साइन आई सी, साइन आई सी दिस इज इक्वल टू क्या था 1/μ, किस म्यू से किसका, वाटर से ग्लास में। ठीक है, वाटर से ग्लास में। ओके, तो मतलब म्यू वाटर ग्लास बाय ये वैल्यू क्या 1/sin आई सी। इसको हम कैसे कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना है ना। अगर ग्लास की सिंपली बात करें तो θ1 है, और वाटर की बात करूँ तो क्या θ2 है। तो उन्होंने बोला क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास वाटर सरफेस वुड बी। ठीक है, ग्लास वाटर सरफेस, तो म्यू हमने पहले सिंपली ग्लास वाटर सरफेस का निकालते, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, और ये क्या है ग्लास है, दिस क्या होगा, ये वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का वैल्यू क्या होगा 1.5, ये वैल्यू क्या होगा 1.33, ये वैल्यू क्या होगा 3/2, और नीचे में ये हो जाएगा क्या 4/3, 9/8 हो जाएगा, ये 9/8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू मैं इसको यहाँ पे अगर पुट करता हूँ तो दिस साइन आई सी 1 डिवाइडेड बाई 9/8 बिकम व्हाट 8/9। ठीक है, 8/9 हो जाएगा। तो अब इस केस में हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या वैल्यू आता है। ये वैल्यू क्या होगा 0.9872 0.88। ठीक है, अगर मैं सिंपली ग्लास की बात करता हूँ, अगर मैं ग्लास की मतलब साइन θ1 मतलब 1/1.5। ठीक है, 1/1.5, तो 1/1.5 का मतलब कितना होगा 3/2, दैट इज 2/3 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू क्या है 0.667, तो मतलब ये आईसी का वैल्यू क्या है थीटा से, तो θ1 से तो बड़ा ही है। ठीक है, अब साइन θ2 के साथ कंपेयर करता हूँ, साइन θ2 का मतलब क्या होगा 4/3। ठीक है, 1.33 है ना, दैट बिकम व्हाट 4/3, तो वैल्यू क्या होगा 4 7 जा 28, 4 7 जा 28। ठीक है, फिर 20 मतलब 0.7 समथिंग कुछ आएगा। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो आईसी का जो वैल्यू है, अच्छा साइन के साथ हमने एक ये भी चीज़ देख रखा है, जैसे जैसे एंगल का वैल्यू बढ़ता है वैसे वैसे साइन का वैल्यू क्या होगा बढ़ता चला जाता है। इसका मतलब ये है कि इस एंगल से ज़्यादा ये एंगल होगा और इस एंगल से ज़्यादा क्या है ये एंगल होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे एंगल का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे साइन का वैल्यू भी क्या होगा बढ़ता जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो आईसी का जो वैल्यू है θ1 θ2 दोनों से क्या होगा बड़ा होगा। ठीक है, आप चेक कर लो, लेस देन θ2 ये तो नहीं है, बिटवीन θ1 θ2 ये भी नहीं है, लेस देन θ1 ग्रेटर देन θ2, हाँ ग्रेटर देन θ2 से, क्योंकि θ1 से ग्रेटर θ2 ऑलरेडी है, तो ग्रेटर देन θ2 जो है वो बिल्कुल सही है, तो ग्रेटर देन θ2 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, व्हेन एरिया ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी न्यू इज रिफ्रैक्टेड इनटू डेंसर मीडियम। ठीक है, तो हमें ये पता है ना कि फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो फ्रीक्वेंसी अनचेंज किसमें किसमें है, एक ये है एक ये है, फ्रीक्वेंसी अनचेंज होगा। लेमडा के बारे में बात करते हैं, तो हमें पता है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू क्या होगा वेलोसिटी, अगर बाई चांस एयर है और ये सपोज करता हूँ ग्लास है, तो हमने ऑलरेडी कर रखा था वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ये है ना। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर की जगह पे क्या होगा v इक्वल टू लेमडा इन एयर इंटू फ्रीक्वेंसी बाय लेमडा इन ग्लास इंटू क्या होगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है,
तो ऑलरेडी इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या होता है 1 से बड़ा ही होता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का जो वैल्यू होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब दिस वेवलेंथ इन एयर बाय दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका वैल्यू समथिंग डिवाइडेड बाय वैल्यू ग्रेटर देन 1, द वैल्यू बिकम लेसर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, तो वेवलेंथ इन द डेंसर मीडियम वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो लैम्डा डिक्रीजेस, तो लैम्डा डिक्रीजेस, ठीक है। द क्रिटिकल एंगल फॉर द रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू वाटर इज मिनिमम फॉर, ठीक है। क्रिटिकल एंगल जो है, तो सीधी बात है, हमने एक रिलेशन देख रखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के बारे में, म्यू इक्वल टू 1 प्लस ए बाई लेमडा स्क्वायर प्लस बी बाई लेमडा टू द पावर 4, ठीक है। तो अगर मैं रेड कलर की बात करूं तो रेड कलर का जो वेवलेंथ का जो वैल्यू होता है वो ज़्यादा होता है सभी से, तो इस हिसाब से इसका म्यू का वैल्यू क्या होगा, रेड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सॉरी रेड कलर का जो हमारा ये क्या ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू होगा वो क्या होगा, सबसे कम होगा। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कम होगा मतलब साइन आईसी का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, साइन आईसी का वैल्यू बढ़ेगा तो उस केस में क्या होगा, आईसी का वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। द मिनिमम हमें चाहिए, तो रेड का सबसे बड़ा होगा तो वायलेट का क्या होगा, सबसे छोटा होगा, तो हमें मिनिमम वायलेट के लिए हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, क्योंकि रेड के लिए उल्टा हो जाएगा, वायलेट के लिए क्या होगा, वेवलेंथ का वैल्यू सबसे छोटा होता है तो म्यू का वैल्यू बढ़ेगा, म्यू का वैल्यू बढ़ेगा तो समथिंग डिवाइडेड बाय लार्जर वैल्यू, तो साइन आईसी बिकम स्मॉलर, तो साइन आईसी बिकम स्मॉलर मींस एंगल आई बिकम स्मॉलर, ठीक है। इतना आसान है, इतना सिंपल है। Three beam of red, yellow, violet colors are passed through a prism one by one under the same condition. The prism is in the position of minimum deviation. The angle of refraction from second surface are this is respectively. Then किसका सबसे ज़्यादा, ऑलरेडी डायग्राम भी अगर याद होगा तो पता होगा, सबसे नीचे जो होता है वायलेट होता है, सबसे ऊपर क्या होता है, रेड होता है, दैट्स इट, इसमें कुछ कहने की बात ही नहीं है। 9 हो गया, 10 नंबर, the ray of light of incident normally on the prism ABC of refractive index root 2 as shown in the figure. After it strike face AC, it will go a straight line undeviated, just graze along the face AC, refracted and got out of the prism, ठीक है। ये उन्होंने बोल रखा है इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग कर सकते हैं। मैंने तो वैसे ही करा रखा है इस क्वेश्चन को, लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों को करा दे रहा हूँ। एग्जैक्टली क्वेश्चंस वही है जो हमने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किया था, एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस है, कुछ भी नया क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। इस तरीके से रे ऑफ लाइट ऐसे परपेंडिकुलर आएगा, तो ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल है तो इसमें कोई डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं, ये सीधा ऐसे आता जाएगा, ठीक है। ये एंगल कितना है, 60 है, ये परपेंडिकुलर है, तो इस सरफेस पे जो होगा क्या होगा, नॉर्मल होगा, कुछ ऐसा नॉर्मल होगा। तो दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा क्या मेरे पास, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा मेरे पास आई, ठीक है। ये एंगल कितना होगा, ये 60 है, 90 है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, 30 होगा, ये हो जाएगा एंगल 60 होगा, ठीक है। अब हमें चेक करना है ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या है, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, कम है, या क्रिटिकल एंगल के इक्विवेलेंट है, ठीक है। पहले हमें चेक करना पड़ेगा। तो इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या है, म्यू का वैल्यू क्या है, √2, म्यू का वैल्यू क्या है, √2, ओके। हमें पता था साइन IC इक्वल टू 1/μ, 1/μ का मतलब क्या हो गया, √2/2 हो जाएगा, ये 1.4
414 इसी के आसपास आता है, डिवाइडेड बाई 2 0.707 कुछ इस तरह का वैल्यू आएगा, ठीक है, साइन ऐसे का वैल्यू। और यहाँ पे क्या है साइन 60 का वैल्यू क्या है √3/2। √3 का मतलब क्या होता है 1.732 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 8 जा 16 हो जाएगा। और ये वैल्यू कितना होगा 2 6 जा 12, ठीक है। ये हमारा कुछ ऐसा केस बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है। तो इस केस में फेस AC से, ये हमारा फेस AC है कि नहीं है, इस फेस AC से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि एंगल हियर द एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, हियर द एंगल ऑफ इंसिडेंस is more than critical angle, angle of incidence is more than critical angle, therefore it suffer total internal reflection। total internal reflection का मतलब क्या होगा exactly कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये एंगल 60 है तो ये भी क्या होगा 60 होगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। आसान है, ठीक है, आसान है। 3 क्वेश्चन और बचे हैं, 3 नहीं 4 क्वेश्चन और बचे हैं मेरे ख्याल से। क्वेश्चन नंबर है 30 नंबर हो जाएगा क्या मेरे पास, डाइलेक्ट्रिक प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिजाइन ऑफ कैपेसिटर, ये सब दे रखा है, ठीक है। इसमें थ्योरी पोर्शन है, पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में है, ये सब आप लोग खुद से कर सकते हो। When dielectrics lie inserted between the plate of isolated charge capacitor, the energy stored in it simply E is equal to क्या होता है हाफ CV स्क्वायर होता है, ठीक है। E is equal to क्या होता है हाफ CV स्क्वायर होगा। C is equal to क्या होता है A एप्सिलॉन नॉट बाई D, A एप्सिलॉन नॉट बाई D, ये जो क्या V स्क्वायर। इस एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होगा, आप क्योंकि उन्होंने डाइलेक्ट्रिक पुट कर रखा है इसलिए हम यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसका लिए जो वैल्यू होगा हाफ K A एप्सिलॉन नॉट बाई D इंटू V स्क्वायर। तो ये K टाइम्स इसका जो एनर्जी का वैल्यू क्या होगा बढ़ जाएगा, तो एनर्जी बढ़ जाएगा। फिर उन्होंने बोल रखा है क्या when the dielectric inserted between the plate of isolated charge capacitor the energy stored in it, सीधी सी बात क्या इंक्रीज। और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देख लो, E इक्वल टू क्या था V बाई D, यही था। तो अच्छा C इक्वल टू क्या था, C इक्वल टू क्या था Q बाई V। तो Q V इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ Q बाई C लिख सकता हूँ, तो V की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ Q बाई C इंटू D। और C इक्वल टू क्या होगा K A एप्सिलॉन नॉट बाई D इंटू D, जो भी है। मतलब सीधी सीधी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक के हो गया। तो अगर डाइलेक्ट्रिक को हमने पुट किया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्वेश्चन से सब क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी पहले से करा रखे हैं, ठीक है। सेक्शन ई के में आते हैं, ये सब प्लेन लाइट वेव प्रोपगेटिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इन द incident at an angle of I on the surface separating two media using Huygens principle draw the refracted wave and hence verify Snell's law of refraction। आसान है, ऑलरेडी डेरिवेशन मैंने करा रखा है, ठीक है। उन्होंने बोल रखा है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट इज सेपरेटेड बाय 0.3 millimeter and the skin is kept 1.5 meter away, the wavelength of light used is 600 nanometer, calculate the distance between the central bright fringe and fourth dark fringe। सेंट्रल
के लिए क्या चूज करते हैं, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 और फोर्थ मतलब x4 n की जगह पे होगा 4 लेमडा कैपिटल D बाई दिस स्मॉल d। ठीक है, उन्होंने वेवलेंथ, लाइट का वेवलेंथ दे रखा है तो लेमडा का वैल्यू पुट कर सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड द स्क्रीन कैपिटल D का वैल्यू अवेलेबल है, स्मॉल d का वैल्यू क्या होगा 0.3 मिलीमीटर है, ये अवेलेबल है, इससे मैं निकाल सकता हूँ दोनों को दोनों को सब्ट्रैक्ट क्या करना, ऑलरेडी सिर्फ ये जो वैल्यू होगा वही इसका वैल्यू होगा। ब्रीफली डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए सिंगल स्लिट एंड ड्रॉ द शेप ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न, ऑलरेडी ये डेरिवेशन है, मैंने पता नहीं कितनी बार करा रखा है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल्स एंड द फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर यूजिंग मिरर फार्मूला प्रूफ मैथमेटिकली दैट इट प्रोड्यूस ए वर्चुअल एंड एन इनलार्ज इमेज। मैंने कितनी बार बोल रखा है कि मिरर से क्वेश्चन आते हैं, मेरे से पहले भी क्वेश्चन था, फिर से क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, बच्चे बात ही नहीं मानते हैं कि मिरर पढ़ना है, सो बच्चे ये तक बोलते हैं कि मिरर के क्वेश्चन ही नहीं आएंगे, अब क्या ही कह सकते हैं। लेकिन देखो ऑलरेडी आ रखे हैं, है कि नहीं, आ रखे हैं कि नहीं। अरे जिस नॉर्मल डेरिवेशन है मैंने कितनी बार करा रखा है। लास्ट हम आते हैं, दो द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल का इक्विपोटेंशियल सरफेस आसान है, बाई चांस ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक डाइपोल पॉजिटिव है, नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2 पार्ट, याद है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है, इसका ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, इस तरह से होगा, इसका भी क्या होगा इस तरह से। ठीक है, यही तो है था, उन्होंने बोल रखा है 2 पॉइंट चार्ज Q1 and Q2 allocated this R1 and R2 respectively external electric field E, obtain the expression for potential energy of the system। ठीक है, पोटेंशियल निकालना है तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E में पुट कर रखा है, इसका ऑलरेडी मैंने डेरिवेशन मैंने बता रखा है, ये सब आसान क्वेश्चन, सब इजीली किया जा सकता था। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट of molecule this much coulomb meter is placed in the electric field this much and such that its axis is along the electric field, direction E suddenly changed by 60 degree at an instant, find the change in potential energy of the dipole। potential energy में change निकालना है, तो potential की वैल्यू क्या था याद होगा, टॉर्क के लिए क्या था P sin थीटा, और एनर्जी के लिए क्या था -P cos थीटा, बस वैल्यू पुट करना है, आंसर निकाल देना है। थिन स्फेरिकल सेल का ऑलरेडी डेरिवेशन कर रखा है, सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू 0 होता है, सर पे सेल पे क्या होता है 1/4 पे एप्सिलॉन E बाई आर स्क्वायर, और सेल के बाहर भी सेम ही होता है। ग्राफ भी मैंने बता रखा है, ग्राफ भी ड्रॉ करना इसमें अच्छा है। लॉन्ग स्ट्रेट थिन वायर AB and CD have linear charge density this respectively, they are kept parallel to each other at distance 1 meter, find the magnitude of direction of net electric field at the point midway between them। इसका तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है, ये करना पड़ेगा, इसको थोड़ा देख लेना। You are given 3 circuit XYZ, they are connected by one across this much। हाँ, ये AC का क्वेश्चन है, ठीक है, ये AC का क्वेश्चन है। 3 सर्किट है, XYZ है, they are connected by one across given AC source, it is found that V and I are in phase with X। तो X हमारा क्या होता था, इस तरह का डायग्राम था LCR सर्किट का, उसमें जिस डायरेक्शन में V था VR, उसी डायरेक्शन में क्या था I भी था, उसी डायरेक्शन में क्या था हमारा I भी था। ठीक है, तो ये तो हमारा साफ हो जाएगा, जो X होगा हमारा रेसिस्टेंस होगा। ठीक है, V leads I by pi/4 for element Y, while I leads V by pi/4 for element Z। ठीक है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट XYZ। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि वर्ड इंडक्टर में हमारा जो वोल्टेज होता है वो 90 डिग्री आगे की तरफ होता है। ठीक है, तो अगर मैं प्योर इंडक्टिव सर्किट अगर ड्रॉ करूँगा तो उसमें 90 डिग्री आगे की तरफ होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोल रखा है 45 डिग्री आगे, तो 45 डिग्री अगर आगे है उसमें क्या है कि हमारे पास रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस हमारा होगा। ठीक है, तो अगर उन्होंने बोल रखा है एलिमेंट्स के बारे में बात करने के लिए, तो वो एलिमेंट्स में हमारे पास क्या होगा रेसिस्टेंस एंड इंडक्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या रेसिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस हो जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है कि सर्किट एलिमेंट है, तो एलिमेंट तो किसी कोई एक ही होता है। ठीक है, एलिमेंट जो होता है कोई एक ही होता है, या तो इंडक्टेंस होगा या कैपेसिटेंस होगा। इंडक्टेंस और रेसिस्टेंस
मतलब इंडक्टेंस रेजिस्टेंस नहीं होगा, कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस नहीं होगा। अगर बाई चांस मैं वाई वाले पार्ट को, ठीक है, वाई वाले पार्ट को इंडक्टेंस मतलब एल और आर सर्किट चूज करता हूँ तो वो पूरी तरह से सटीक बैठता है, लेकिन फिर वो एलिमेंट नहीं रह जाएगा, फिर वो सर्किट बन जाएगा। तो ये भी एक झंझट है, ठीक है। तो कि उन्होंने इंडिविजुअल एलिमेंट की बात की है, इसलिए हम मान के चल रहे हैं कि उन्होंने रेजिस्टेंस लगा रखा होगा और वो प्योरली इंडक्टेंस और प्योरली कैपेसिटेंस के बारे में बात करेगा, ठीक है। डिराइव्ड एक्सप्रेशन फॉर इम्पीडेंस ऑफ सर्किट, ये ऑलरेडी एलसीआर सर्किट का इम्पीडेंस ड्रॉ करना है, कोई बड़ी बात नहीं, आराम से किया जा सकता है। इन ए सीरीज एलसीआर सर्किट ऑपरेटिंग द कंडीशन ऑफ विच द इम्पीडेंस इज मिनिमम, इम्पीडेंस मिनिमम कब होगा, जब एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाएगा। वाटलेस करंट फ्लो इन द सर्किट, वाटलेस करंट क्या होता है, करंट भी फ्लो हो गया और कुछ हुआ भी नहीं, कोई पावर प्रोड्यूस भी नहीं होता है। वो क्या होता है, जब कॉस फाई का वैल्यू क्या होता है 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। पावर इक्वल टू आई आर एम एस इंटू ई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ फाइव हो जाता है। कॉस फाइव का वैल्यू क्या होगा, मतलब एंगल जो फाइव है उसका वैल्यू क्या होगा 90, तो कॉस 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। हमारा क्या है, कहानी खत्म। 33 नंबर, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर एंड हेंस ऑब्टेन द रिलेशन फॉर वी एस बाई वी पी। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है, ये डेरिवेशन है ट्रांसफार्मर का, ठीक है। जो टोटल ई एम एफ इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ टर्न इंटू डी फाइव बाई डी टी होता है कि नहीं। ये हमारा ऐसे ही था ना, ट्रांसफार्मर था, ये हमारा कॉइल हमारा प्राइमरी और ये कॉइल हमारे पास क्या है सेकेंडरी। तो यहाँ पे जो प्राइमरी जो होगा ई प्राइमरी इक्वल टू क्या होगा माइनस N1 डी फाइव बाई डी टी हो जाएगा, और ई ड्यू टू सेकेंडरी ई एस माइनस N2 डी फाइव बाई डी टी। तो नंबर ऑफ, सिंपली दोनों को डिवाइड कर लेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स N1 बाई N2 आ जाएगा। 4 मेन कॉज फॉर एनर्जी लॉस इन द रियल ट्रांसफार्मर, बहुत सारे हैं। हिस्टैरिसीस लिख सकते, हिस्टैरिसीस लॉस लिख सकते हैं, कॉपर लॉस लिख सकते हैं, एडी करंट लॉस, ठीक है। उसी तरीके से एक और कौन सा हिस्टैरिसीस मैंने बोल दिया, कॉपर लॉस बोल दिया, एडी करंट, हमिंग भी बोल सकते हैं, हमिंग इफेक्ट की वजह से भी लॉसेस होते हैं। तो ये सारा जो है हमारा पेपर हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। सारा पेपर हमने डिस्कस कर लिया है। जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि सीधी बात है, एक ही चीज़ कितनी बार रिपीट किया जाए। तो ऑलरेडी बुक में भी दे रखा है, जो लोग मतलब वीडियो मेरा नया देख रहे हैं वो लोग चाहें तो बुक को रिफर भी कर सकते हो कि डिफिनीशंस के लिए मैं वही डिफिनीशन वापस फिर से लिखूँ यहाँ पे, इसका कोई